Hello dear students, we are going to learn a new topic. Topic of discussion is growth model. Growth models are of two types. One of type of growth model is exponential growth or geometric growth model. We are going to learn about this. Question has come from this topic many times. In future also you will see that question from this part in NEET exam. Therefore watch the video till the end to learn all the points. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल दो टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आने वाले टाइम में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है बेटा ग्रोथ मॉडल्स। हमने इससे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ देखा था, अब देख रहे हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के मॉडल्स जो हैं दो हैं। एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं, दूसरा होता है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की। ये कब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल? जब रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या हो किसी पॉपुलेशन के पास में, किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन के पास में रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज में क्या आता है बेटा, एक तो उसके पास में फूड होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अनलिमिटेड हैं तो वो पॉपुलेशन जो है स्पेसिस की वो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर सकती है। अब बेटा देखो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अगर 11th आप पढ़ के आए हो तो 11th क्लास में हमने ऑलरेडी जो है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं, वहाँ पे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये वही सेम ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। तो आपको रिलेट करना भी सीखना है। आपको 11th और 12th को आपस में ब्रिज बना करके पढ़ना है। तो 11th का टॉपिक और 12th का टॉपिक सेम टॉपिक है बेटा, यहाँ पे आपको वही सेम ग्रोथ पढ़ा रखी है दोबारा से। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी अगर अनलिमिटेड हो जाए तो ग्रोथ डेफिनेटली कैसे होगी बेटा, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ। डार्विन ने इसको जो है अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के टाइम पे डेवलप करते हुए बताया था कि कोई भी स्पीसीज है उसके पास में एबिलिटी है टू रियलाइज फुली इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। वो मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं अगर उसके पास में रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या हो जाए बेटा, अनलिमिटेड हो जाए। तो कोई भी स्पीसीज अपनी मैक्सिमम ग्रोथ तक जा सकता है। तो ये हर एक स्पीसीज के पास ये इनेट पोटेंशियल होती है। तो ये अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बनाई थी उन्होंने, तब इस बात को समझा दिया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बस कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए बेटा, अनलिमिटेड होने चाहिए, फूड और स्पेस का कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, कि किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट से। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज जो है एंड ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड आपको दिखाना है, तो आप इस तरह की यहाँ पे इक्वेशन से दिखाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से dn/dt। एन यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है, टी टाइम है, तो b माइनस डी। बी यहाँ पे क्या है बेटा आपका बर्थ रेट, डी डेथ रेट, इन टू एन पॉपुलेशन साइज। तो लेट b माइनस डी को हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे dn/dt क्या बन जाएगा, r इंटू एन। आर क्या है बेटा, r है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो यहाँ पे b क्या था, बर्थ रेट और पर कैपिटा बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, या d क्या था, डेथ रेट या पर कैपिटा डेथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। पहली तो इक्वेशन ये याद करनी है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। b माइनस डी की जगह पे r लिख सकते हैं। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। b में से d की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको r मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, dn/dt इक्वल टू r इंटू एन, आर मल्टीप्लाई एन। एन पॉपुलेशन साइज है बेटा यहाँ पे, और r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर r देखें तो r क्या रिप्रेजेंट करता है कि b की वैल्यू ज़्यादा होगी तो r की वैल्यू ज़्यादा होगी, b की वैल्यू कम हो जाएगी तो r की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेटा r, जो रिप्रेजेंट करता है फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर कोई बायोटिक एबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो उसका इफेक्ट r वैल्यू में चेंज में दिखाई देगा। r वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, और r वैल्यू कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उस फैक्टर का इम्पैक्ट जो था नेगेटिव इम्पैक्ट था, चाहे वो एबायोटिक हो या बायोटिक फैक्टर हो। तो ऑलरेडी हमने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर पढ़ चुके हैं, और सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर यहाँ पे डिस्कशन जो है हमें ऑलरेडी पता होगा, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखो आर की वैल्यू जो है नॉर्वे रेट में देखेंगे बेटा, जो थी 0.015। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। फ्लोर बीटल की बेटा कैसी थी, 0.12, जो कि ज़्यादा ग्रोथ करते हैं नेचुरली, तो ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है, तो इसलिए इनकी आर की वैल्यू ज़्यादा है। ह्यूमन पॉपुलेशन में देखो बेटा 1981 में हमारी वैल्यू थी आर की 0.0205। 2001 में ये वैल्यू बढ़ के जो है यहाँ पे
0.0176 होगी बेटा, और ये 2011 में, और यहाँ पे कैसी होगी 0.074। अब कम होती चलेगी, क्यों होगी? क्योंकि बेटा पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू पहले जितनी ग्रोथ की थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अब कम हो गई है, यहाँ पे 0.0074 हो गया। तो आप देख सकते हैं आर की वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुई है, डिक्रीज़ होना शुरू हुई थी। तो यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब ये कम हो रही है। तो आगे अब सेंसस होगा तो उसमें पता लगेगा कि आर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ को बताता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट को बता सकता है कि किसी फैक्टर का इम्पैक्ट कैसा रहा। फिर यहाँ पे अगर आप इसको जो है ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको ग्राफ मिलेगा, जे शेप्ड ग्राफ मिलेगा। इसमें टाइम वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस पे है, और ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम दे रखी है किसी की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग ये तो कहीं ज़्यादा उससे ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि अगर इसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहें तो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है बेटा। तो dn/dt जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वल टू Rn हो सकता है। तो जे शेप्ड कर्व, आपको कर्व का शेप याद रखना है, कैसा कर्व है। देखो जे के शेप में दिखाई दे रहा है आपको। जे शेप्ड कर्व किस में होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर देखने को मिलता है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, इंटीग्रल फॉर्म्स की nt इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेस टू पावर आर टी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो nt/n0 ई रेस टू पावर आर टी, क्योंकि ये यहाँ n0 क्या है, नीचे डिवीजन में चला जाएगा बेटा। तो nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। n0 क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। फिर क्या बताया, r का इंट्रिंसिक रेट नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या बताया, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू 2.71828 आपको याद भी होनी चाहिए, और नहीं याद हो तो एग्जाम में दे ही जाएगी तो अगर आपसे कैलकुलेशन करवाया तो इससे। तो नेचुरल लॉगरिथम जो है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम कितना होता है बेटा, 2.71828, या इसको 2.72 भी ले सकते हैं, शॉर्ट में लेना है तो, लेकिन फुल वैल्यू ई की क्या है 2.71828 यहाँ पे। तो एंटी इसकी इंटीग्रल इक्वेशन, दोनों याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। डिफरेंशियल dn/dt इज इक्वल टू Rn, और यहाँ पे इंटीग्रल क्या जाएगी, nt इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेस टू पावर आर टी। यहाँ पे r सेम वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को बताएगा, और t टाइम होगा बेटा। nt पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 पे कितनी थी वो रिप्रेजेंट करता है, और e की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आपसे कैलकुलेशन भी यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आ सकता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, या फिर नीट में मोस्टली क्या पूछते हैं बेटा, इक्वेशन पूछते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल की है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, किस टाइप का ग्रोथ कर्व ये शो करता है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व शो करता है बेटा। फिर इसमें जो है आगे सिंपल सा बताया हुआ है कि कोई स्पीसीज अगर ग्रो करता रहे एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन, तो एक समय पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी बेटा, और बहुत कम समय में, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ग्रो कर जाएगा स्पीसीज। अगर अनलिमिटेड ग्रोथ इस तरह से होती रहे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहे, और रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, फूड जो है स्पेस का वहाँ पे कांस्टेंट ना हो, तो फिर ये थोड़ी सी टाइम ऐसा हो सकता है। डार्विन ने एग्जांपल बताया था बेटा कि एक स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि एलिफेंट है, वो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो करती है। क्यों करती है, क्योंकि एलिफेंट का एक तो गस्टेशन पीरियड ज़्यादा लंबा होता है, दूसरा क्या होता है कि बेटा ये बड़े साइज़ ग्रो करने से मतलब ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने में टाइम लेती है। तो इनॉर्मस नंबर में हो सकते हैं, अगर इनके ऊपर जो है जो कांस्टेंट है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, वो सारे हटा दिया जाए, तो फिर पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी एलिफेंट की बेटा, वो भी ज़्यादा फास्ट रेट पे हो सकती है, जिस रेट पे हो रही थी उससे 2 गुना 3 गुना रेट पे हो सकती है। तो इवन सबसे स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ जिसकी होती है बेटा, वो भी बढ़ सकती है अगर एक्सपोनेंशियल किसी के रिसोर्सेज मिल जाएँ तो ग्रो करने के लिए। इसको समझाने के लिए एक्सपोनेंशियल में कैसे हो सकता है बेटा, एक एनेक्डोट है, एक कहानी है जो कि पॉपुलरली बताई जाती है कि ड्रामेटिकली हाउ फास्ट किसी की पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। ये सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेम पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा कैसे। तो किंग एंड और मिनिस्टर वाली कहानी है, चेस गेम खेलने बैठे थे, तो आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ कि समझाने के लिए यहाँ पे से एक राजा था और उसका एक मिनिस्टर था, दोनों एक चेस गेम खेलने के लिए बैठ गए। राजा को पूरा विश्वास था कि वो मिनिस्टर को हरा देगा, तो मिनिस्टर ने कहा कि मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा ठीक है, कोई भी शर्त है, अगर जो भी कहोगे मैं मान लूँगा तुम्हारी, अगर मैं हार गया। राजा ने कहा ठीक है, तो मिनिस्टर ने कहा ओके। दोनों ने मैच खेलना शुरू किया। तो उसमें क्या हुआ कि राजा जो है धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो है राजा हार गया, राजा की हार हुई। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपनी शर्त बताई थी, मिनिस्टर ने सिंपल शर्त कही थी कि आपको जो वहाँ पे
जो चेस बोर्ड है उसके स्क्वेयर्स बने होते हैं बेटा ऐसे बहुत सारे, उसमें 64। तो पहले स्क्वेयर में एक दाना रखना है आपको ग्रीन का, फिर दूसरे में 2 रखने हैं, फिर तीसरे में 4 रखने हैं, फिर 8 रखने हैं, फिर 16। ऐसा हर बार डबल करते जाना है। तो राजा को ये शर्त बहुत आसान लगी थी, राजा हार गया। राजा ने कहा कि चलो अपना सारा अनाज लेके आओ। अनाज लेके आओ, बुलाया गया। जब पहला जो बॉक्स था उसमें रखा गया एक दाना, फिर नेक्स्ट में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। ऐसे करते करते लगभग आधा ही जो चेस का बोर्ड था बेटा वो आधा ही भरा था, 1/2 या हाफ भरा, तब तक उसके ऑलमोस्ट दाने ख़त्म होने को आ गए थे राजा के। तो राजा को रियलाइज़ हुआ कि अगर 64 को भरना हो तो कितने ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके राज्य का अनाज सारा ख़त्म हो चुका था आधा भरते भरते। तो सेम यहाँ पे लिखा रखा कि अगर पैरामीशियम को छोड़ दिया जाए ऐसे अनलिमिटेड ग्रोथ करने के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए बेटा, तो उससे क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर करता रहा तो सोचो 64 डेज़ के अंदर एक पैरामीशियम कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रो कर सकता है अगर उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहे। तो इमेजिन करके देखो, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे कहानी सुनाई गई है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है किस रेट पे हो सकती है, कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है बेटा वो बहुत फास्ट हो सकती है अगर रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड रहें और किसी तरह का इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में जितनी बातें हमने समझी हैं वो सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको इंटीग्रल इक्वेशन याद रखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखनी है, कर्व याद रखना है, किस तरह का शेप होता है, आर वैल्यू याद रखनी है, आर वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है और आर वैल्यू क्या बताती है हमें। ये सारी बातें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में ज़रूर याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।